गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले ये जो थंबनेल है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस बैंक एग्जाम सीरीज। जी हाँ, जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ये जो मेरी सबसे यूनिक और मुझे ही लगता है कि YouTube पे इस तरह की वीडियो आज से पहले कभी भी दी गई थी। जी हाँ, आज से पहले कभी भी इस तरह की वीडियो नहीं दी गई है। सीरियस बैंक एग्जाम सीरीज, जहां हम प्रीवियस ईयर में जितने भी बैंक के एग्जाम है, बैंक में आए हुए जो क्वेश्चंस है, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे क्वांट से हो, चाहे रीजनिंग से हो, जितने भी क्वेश्चंस आज तक आ चुके हैं, हर सेक्शन से, जैसा कि आज मैंने इंग्लिश का लिया है, तो हर सेक्शन से हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में स्कोर को बढ़ाने में और एग्जाम को क्रैक करने में आपको मदद करेगा। और इसके लिए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक सब्जेक्ट को आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गारंटी है इस बात की आप सभी लोगों को, अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं जो आज से शुरू हो रही है, तो आपका बैंक का प्रिपरेशन अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, इसकी पूरी गारंटी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश सर, स्वागत करता हूं आज आपको मेरे YouTube चैनल काबिल एकेडमी पे, जहां पे मैं आज की जेन्युइन सीरीज लेकर आया हूं जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर ले, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, नए वाले भी जरूर देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि लोग इसे देख सके और सीख सके। तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। सीरियस बैंक एग्जाम सीरीज पार्ट 1, जहां पे आज हम लोग इंग्लिश को लेके चलेंगे। जी हां, तो यहां हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आप टॉप पे देख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी प्रीलिम्स एग्जाम 2019 मेमोरी बेस्ड। जी हां, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम यहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो टफेस्ट एग्जाम होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेके, वहां पे एसबीआई के पीओ की परीक्षा जो 2019 में हुई थी, वहां से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस को लेके मैं आया हूं, जिसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा क्लोज टेस्ट। इस सेक्शन को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। देखिए, अगर आपको क्लोज टेस्ट में 10 में 10 या 5 में 5 अगर आपको हासिल करने हैं तो एक गुरु मंत्र देता हूं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको नरेशन, टेंस और वॉइस चेंज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने ये ग्रामर के चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, अगर आपको पूरी नॉलेज है, तो आपको 5 नंबर और मेंस की 10 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए खुशखबरी है कि इसी काबिल एकेडमी के YouTube चैनल पे मैं सारे वीडियो फ्री अवेलेबल कर रहा हूं और कंप्लीट वीडियो डालूंगा विद देयर एप्लीकेशन, जो पूरी की पूरी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बेस्ड होगी। मैं इतनी सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सीरीज है और जो आगे आने वाली वीडियोस है वो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले करियर के लिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2019 का पहला सेक्शन, जो है क्लोज टेस्ट। तो जैसा कि जानते हैं, क्लोज टेस्ट में आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहते हैं, और जैसे कि यहाँ पे 6 ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, एक स्टोरी दी गई है, और यहाँ पे आपको हर नंबर पे आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जहां 5 आपको वोकैब दिए गए हैं, और यहाँ के थीम को समझ के, इसके कंटेक्स्ट को समझ के सही वर्ड को आपको यहाँ पुट करना, इसके लिए पैराग्राफ की पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट एक बार क्लोज टेस्ट को फटाफट पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसका थीम क्या है। ऑन अक्टूबर 29, 1929 ब्लैक ट्यूसडे। ये क्या है आपका? ब्लैक ट्यूसडे। ऑन अक्टूबर 29, 1929 ब्लैक ट्यूसडे hit Wall Street as investors dash some 16 million shares on the New York Stock Exchange in a single day. Billions of dollars were lost, dash out thousands of investors. In the aftermath of Black Tuesday, America and the rest of the industrialized world dashed downward into the Great Depression 1929-39. The deepest and long-lasting economic dash in the history of the Western industrialized world up to that time. During the 1920s, the US stock market underwent rapid expansion, reaching its peak in August 1929 after a period of wild speculation. By then, production had already declined and unemployment had risen, leaving stocks in great excess of their real value. Among the other causes of the eventual market collapse were low wages,
द डैश ऑफ डेप्ट, a struggling agricultural sector and an excess of large bank loans that could not be liquidated. Stock prices began to decline in September and early October 1929, and on October 18 the fall began. Panic set in, and on October 24, Black Thursday, a record 1,28,94,650 shares were traded. Investment companies and leading bankers attempted to dash the market by buying up great blocks of stock, प्रोड्यूसिंग अ मॉडरेट रैली ऑन फ्राइडे। काफ़ी बच्चे तो सिर्फ 3-4 लाइन पढ़ने के बाद ही इसे छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ नहीं है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट हु हैज़ अ फ्रेंडशिप विद अ रैट। तो इस तरह का पैराग्राफ तो है नहीं कि आपको मज़ा आने लगे। ये एक स्टैटिस्टिक्स बेस्ड आपको डेटा दिया गया है जो काफ़ी बोरिंग होता है, लेकिन जानते हैं अगर आप समझ गए तो ये आपको 5-6 के 6 नंबर देगा। इसकी कहानी ये है कि जो ब्लैक ट्यूसडे है ये 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में होने वाले एक बहुत बड़े महामंदी का दौर है, जहाँ पे निवेशकों के द्वारा ट्रेड जो स्टॉक्स होते हैं उनकी बिकवाली की गई थी, और उस समय इतनी बड़ी जो शेयर्स है वो धड़ाम से नीचे गिर गया था, जिससे अमेरिका महामंदी के दौर में चला गया था। और अमेरिका के साथ साथ भारत और विश्व के सारे देश जो है देर सवेर महामंदी के चपेट में आ गए थे। इससे होता यह है कि चीज़ों की दाम बढ़ जाती है, आपके पास पैसे तो होते हैं लेकिन चीज़ों का दाम इतना बढ़ जाता है कि आप उसे खरीद नहीं पाते हैं। और इसका एक खतरा यह है कि जितने लोग भूखमरी और अकाल से नहीं मरते हैं उतना आर्थिक मंदी से मरने का खतरा होता है। जैसा कि श्रीलंका एक बर्निंग एग्जाम्पल है, जहाँ भारत में पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, वहीं पर वहाँ 200 से अधिक है ना। और चावल, आटा, गेहूँ की कीमत इतनी ज़्यादा है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो अक्टूबर 29 ब्लैक ट्यूसडे हिट वॉल स्ट्रीट। तो 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे नाम का जो महामंदी का दौर था, इसने अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जो कि एक शेयर बाजार है उसको हिट किया, क्योंकि इन्वेस्टर ने क्या किया था, डैश सम 16 मिलियन शेयर्स ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या है, ट्रेडेड, इन्वेडेड, सेग्रीगेटेड, डाउंटेड, हॉल्टेड। सबसे पहले वोकैब की मीनिंग आपको जाननी पड़ेगी। ट्रेडेड का मतलब होता है बिकवाली, यानी कि बेच देना, ठीक है। इन्वेडेड यानी किसी को अटैक करना, यानी किसी पे आक्रमण करना। सेग्रीगेटेड यानी कि टू सेपरेट, माने अलग अलग करना। डाउंटेड यानी किसी को टू थ्रेटन, किसी को धमकाना, है ना। और हॉल्टेड, HALTED, हॉल्टेड, इसका मतलब होता है किसी जगह पर रुकना। तो अगर बताइए यहाँ कौन सा सही आंसर होगा। अगर हम शेयर्स की बात हम कर रहे हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होता है कोई व्यक्ति जो बैंक की तैयारी कर रहा है उसको कॉमन बात है कि जहां शेयर और स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है वहां ट्रेडिंग की बात होती है कि नहीं। और चूंकि हम 29 अक्टूबर 1929 की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आने वाला ये सब्जेक्ट है, तो यहां आने वाला जो वर्ब होगा वो सेकेंड फॉर्म में होगा, यानी कि पास्ट टेंस में होगा, जो कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ट्रेडेड। बाकी जो 4 वोकैब है उसका इस ब्लैंक से दूर दूर तक कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ट्रेडेड। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका अगला जो है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो आगे पढ़े अगर, तो इससे क्या हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर लॉस्ट, यानी कि अरबों अरबों रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि इतने सारे 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख से भी अधिक, जो यानी कि 16 मिलियन शेयर जो है उसकी बिकवाली करने की वजह से इतना ज़्यादा मंदी हुआ कि जो है इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे हम शेयर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहे हैं। आगे अगर देखें, इससे हुआ ये कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर लॉस्ट, यानी कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ देखिए कॉमा है, कॉमा के बाद आपका अलग सेंटेंस शुरू हो रहा है, डैश आउट थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। देखिए जब शेयर मार्केट में इस तरह से धड़ाम से जब शेयर गिरता है तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो करोड़पति हो जाते हैं और बहुत सारे रोडपति हो जाते हैं, यानी वो शेयर मार्केट से बिल्कुल बेदखल हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे काफ़ी इन्वेस्टर्स जो है यहाँ से हजारों इन्वेस्टर्स जो है इससे क्या हो गए, बाहर हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया है अफोर्डिंग। अफोर्डिंग में जानते हैं अफोर्ड करना, यानी आपके इतने पैसे हैं कोई चीज़ सामान आप खरीद सकते हैं। वाइपिंग का मतलब होता है टू क्लियर, वाइपिंग का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है टू क्लियर, ठीक है।
इसके बाद है वांटिंग, वांटिंग जानते ही हैं, यानी कि जो आपकी चाहत है। वैकेटिंग यानी कि खाली करना, और आर्टिफिशियल यानी कि डुप्लीकेट। यानी यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका मतलब ये है कि जो महामंदी से जो ये हिट हुआ था, यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? वाइपिंग। वाइपिंग का मतलब होता है वैनिश कर देना, गायब कर देना, यानी कि मार्केट से ही उसको बेदखल कर देना। तो जहाँ पे अरबों रुपए का नुकसान हुआ, वहाँ पे हजारों इन्वेस्टर्स जो है इस रेस की दौड़ से बाहर चले गए। तो इसका सही आंसर होगा वाइपिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है इन द आफ्टरमैथ ऑफ ब्लैक ट्यूसडे, यानी कि ब्लैक ट्यूसडे के बाद क्या हुआ? अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, मैं इसे मिटा देता हूं यहां पे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि इन द आफ्टरमैथ ऑफ ब्लैक ट्यूसडे अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, इसके बाद अमेरिका और जितने भी औद्योगिक संसार है डैश डाउनवर्ड इन द ग्रेट डिप्रेशन 1929-39, यानी इसे हिंदी में कहते हैं कि इसके बाद अमेरिका के साथ साथ दुनिया और देश भर के जितने भी औद्योगिक संसार हैं, औद्योगिक देश हैं, वो महामंदी की चपेट में आ गए, है कि नहीं। यहाँ पे डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे। तो आपने लूडो में देखा होगा सांप और सीढ़ी के खेल में, सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन अगर सांप काट ले तो उसी तरह सांप की तरह घूमते घूमते आप नीचे आ जाते हैं। अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है रेप्रीमेंडेड, यानी किसी को थ्रेट करना, किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, इसका मतलब होता है टू स्कोल्ड, ठीक है। एम्बेडेड का मतलब होता है टू फिक्स फॉर्मली, इसका मतलब होता है टू फिक्स फॉर्मली, यानी कहीं पे किसी चीज को अच्छे से बैठाना। स्पाइरल्ड का मतलब होता है टू मूव लाइक ए स्नेक, यानी कि सांप की तरह चलना। माउंटेड का मतलब होता है सवारी करना, घुड़सवारी करना या ऊपर बैठना। और डिसरिगार्ड का मतलब होता है टू डिसरेस्पेक्ट। तो यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट या माउंटेन या एम्बेडेड या रेप्रीमेंडेड कहीं भी इस सेंटेंस में कहीं फिट नहीं बैठता, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? स्पाइरल, टू मूव लाइक अ स्नेक डज। तो यहाँ पे हमारा सही वर्ड क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही वर्ड होगा स्पाइरल, यानी कि 3 नंबर का आंसर होगा स्पाइरल, ठीक है। तो महामंदी की दौर में चले गए। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? द डीपेस्ट and long lasting economic dash in the history of the western industrialized world up to that time। ये जो महामंदी है ये उस समय का सबसे गंभीर और लंबा चलने वाला महामंदी का दौर था, जो किसी भी औद्योगिक संसार में इतने लंबे समय तक चला। तो हम चौथे ऑप्शन को देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ दिया गया है प्रोवाइडेड इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है टू एंटर फोर्सिवली, यानी बहुत जबरदस्ती करके कहीं पे घुसना। डिसमेंटल करना मतलब टू सेपरेट करना, तोड़ देना, जैसे कि रोबोट होता है, डिसमेंटल मैंने खिलौने को अलग अलग अपने सारे पुर्जे अलग कर दिए। डाउन टर्न का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन यानी कि जो अलग अलग जगह पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं। देखिए डाउन टर्न का मतलब होता है फॉल। तो इससे हुआ क्या कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, ये हिस्ट्री का सबसे डीपेस्ट और लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमिक क्या था? आपका डाउन टर्न। क्या था ये? डाउन टर्न का मतलब होता है पतन। तो इससे पूरे देश का पतन हो गया, दूसरे देश इसकी चपेट में आ गए। तो 4th नंबर का आंसर होगा डाउन टर्न। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द 1920s द यूएस स्टॉक मार्केट अंडरवेंट रैपिड एक्सपेंशन, यानी कि 1920 के दशक में यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो उसका काफ़ी फैलाव हो रहा था। रीचिंग इट्स पीक इन अगस्त 1929, और अपने चरम पे था 1929 अगस्त को। आफ्टर अ पीरियड ऑफ वाइल्ड स्पेकुलेशन, बाई देन प्रोडक्शन हैड ऑलरेडी डिक्लाइन। उस समय तक 1929 तक प्रोडक्शन नीचे गिर चुका था, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, और स्टॉक जो था वो इन ग्रेट एक्सेस ऑफ देयर रियल वैल्यू, उनका जो वैल्यू था उससे वो काफ़ी नीचे आ गया था, वैल्यू काफ़ी घट गया था। Among the other causes of the eventual market collapse, यानी कि उस समय जो महामंदी के दौर में मार्केट जो धड़ाम से गिर गया, इसके बहुत सारे कारण हैं। उनके कई कारणों में से एक था लो वेजेस, यानी कि बहुत ही न्यूनतम आय। द डैश ऑफ डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है कर्जा। तो द डैश ऑफ डेप्ट, या स्ट्रगलिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह बर्बाद हो गया था। एंड एन एक्सेस ऑफ लार्ज बैंक लोन, और बैंक का लोन जो है इतना ज़्यादा हो गया था कि वो लोन जो है चुकता हो ही नहीं रहा था, और इसी कारण से 5000 से भी ज़्यादा बैंक जो है उस समय बंद हो गए थे। कृषि क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो अगर हम यहाँ पे 5 नंबर में देखें लो वेजेस के बाद द डैश ऑफ डेप्ट, देखिए यहाँ पे है कमोशन। कमोशन का मतलब होता है केओस, यानी कि हल्ला गुल्ला, शोरगुल, ठीक है। इसके बाद है इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है खराब कर देना, ठीक है। सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज इन नंबर।
नंबर और क्वांटिटी, इंक्रीज इन नंबर और क्वांटिटी। और रिनोवेट का मतलब होता है तो फिर से नवीनीकरण करना, डेकोरेट करना। तो अगर हम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमारा जो मार्केट कोलैप्स हुआ, वेजेस लो था, डेप्थ काफ़ी बढ़ चुका था, किसी क्षेत्र बर्बाद हो चुका था, बैंक लोन इतना बढ़ गया था कि वो चुकता नहीं हो सकता, बैंक बंद हो गए थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा प्रोलिफरेशन। इसका आंसर होगा प्रोलिफरेशन, यानी कि जो कर्ज था वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो चुकता ही नहीं हो पा रहा था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट ब्लैंक बचा है, देखते हैं। स्टॉक प्राइसेस बिगेन टू डिक्लाइन, स्टॉक की कीमत नीचे गिरने लगी कब? सितंबर में, और अर्ली अक्टूबर 1929 में, और 18 अक्टूबर को फिर से फॉल शुरू हुआ। पूरे देश में आतंक फैल गया। एंड ऑन अक्टूबर 24 ब्लैक थर्सडे, उस दिन 1,28,94,650 शेयर्स की बिकवाली हुई। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड लीडिंग बैंकर्स अटेम्प्टेड, जितने भी इन्वेस्टमेंट कंपनी थे, निवेशक कंपनी, और जितने भी लीडिंग बैंकर थे जो उससे बचे हुए थे, उनका यह प्रयास था कि जो मार्केट कोलैप्स हो गया है उसको किसी तरह से ठीक किया जाए। ठीक है, लिखा है ना अटेम्प्टेड टू, क्या अटेम्प्ट किया यहाँ पे? टू डैश द मार्केट बाय बाइंग अप ग्रेट ब्लॉक्स ऑफ स्टॉक, जितने स्टॉक बचे हुए हैं हर कोई बड़े बड़े स्टॉक खरीद ले। प्रोड्यूसिंग अ मॉडरेट रैली ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रैली निकाल के सब में जागरूकता फैले कि भाई जो स्टॉक बचे हुए हैं वो खरीद ले ताकि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सके। तो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन देखिए आप, आपके पास जो ऑप्शन है वो है इन्फॉर्मिटी, क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, स्टेबिलाइज यानी कि किसी चीज को स्टडी करना, स्थिर करना, इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, बर्डन यानी कि बोझ डालना, और रैशनलाइज यानी कि जहाँ पे आप बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करते हैं, ओपिनियन या आइडिया देते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड लीडिंग बैंकर्स अटेम्प्टेड टू व्हाट? अटेम्प्टेड टू स्टेबिलाइज द स्टॉक मार्केट, अटेम्प्टेड टू स्टेबिलाइज, यानी उन लोगों ने स्टॉक को खरीद के कोशिश किया कि मार्केट को स्टेबिलाइज किया जा सके। तो देखा आपने किस तरह से, अगर आप क्लोज टेस्ट के थीम को अगर समझते हैं धैर्य से, तो 6 में 6 या 10 में 10 पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हालांकि आपके क्लोज टेस्ट के पैसेज को ठीक से समझ के उसके वर्ड्स को अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जोड़ के देखें तो ये सब आपको हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो आप एलिमिनेट कर पाते हैं, और अगर आप 5 में से 3 को भी अगर आप एलिमिनेट कर पाते हैं तो 2 में से आप आसानी से एक को चूज कर सकते हैं थीम के हिसाब से। तो ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2019 में आए हुए क्लोज टेस्ट का सही आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। अगला सेक्शन देखते हैं। तो अगला सेक्शन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि अगर यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में जो यहाँ पे जो कलर चेंज है येलो में किया हुआ है, अगर यहाँ पे किसी चीज, अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो इसे रिप्लेस करना होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है तो यहाँ किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल यही है, फंडा यही है कि हमें देखना है कि ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे करें। ओके, क्या है? द प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी। ओके, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस है। द प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी। तो ये क्या हुआ? प्लास्टिक बैन हैज बीन अ टोटल फेलियर, यानी कि पूरी तरह विफल हो गया। एज देयर हैज बीन नो रिड्यूसिंग इन द यूसेज ऑफ पॉलीबैग्स। ठीक है, यानी म्युनिसिपैलिटी ने प्लास्टिक का बैन तो लगा दिया, लेकिन ये पूरी तरह सफल ही नहीं हुआ क्योंकि पॉलीबैग्स के इस्तेमाल में कोई कमी आई ही नहीं। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यानी कि हैज़ बीन रिड्यूसिंग, ठीक है, यहाँ पे किस तरह की गलती है? तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं आपको पिछला स्लाइड दिखाऊं, देखिए यहाँ पे नो दिया हुआ है जो नेगेटिव निगेशन पैदा करता है सेंटेंस में। आप इस स्लाइड को देखें, क्या है? नो और नॉट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए, नो एंड नॉट इंडिकेट निगेशन, ये नकारात्मक भावना जो है एक सेंटेंस में उत्पन्न करता है। तो देखिए, नो का इस्तेमाल या नॉट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? नाउन फ्रेज के पहले। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए कि नो और नॉट का इस्तेमाल नाउन फ्रेज के पहले होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज और देयर्स नो एड्रेसेस ऑन द एनवेलप, नो चॉकलेट्स बिफोर डिनर, नो डिसीजंस हैव बीन मेड। तो चॉकलेट्स, एड्रेस और डिसीजंस ये सारे क्या हैं?
ये सारे नाउन्स हैं। तो नो और नॉट का इस्तेमाल हम नाउन या नाउन फ्रेज के पहले करते हैं। नॉट का इस्तेमाल भी हम इसी तरह के नाउन फ्रेज या क्लॉज के पहले करते हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं, ही पेड नो अटेंशन, अटेंशन ये नाउन है, टू व्हाट आई वाज सेइंग, आई हैव डिसाइडेड दैट आई हैव नो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, ही डिडंट पे एनी अटेंशन, अटेंशन यहाँ पे नाउन है, आई हैव डिसाइड टू व्हाट आई वाज सेइंग, आई हैव डिसाइडेड दैट आई डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। अब इन दोनों सेंटेंस से फर्क ये है, एक चीज़ तो समान है कि अब नो या नॉट का, नो या एनी का इस्तेमाल करें, ठीक है, या नॉट का इस्तेमाल करें, दोनों नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप नो का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सेंटेंस पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखिए नो के पहले किसी भी तरह का डिडंट या डोंट यहाँ पे नहीं है। लेकिन याद रखें, एनी का इस्तेमाल या तो आप क्वेश्चन सेंटेंस में करेंगे, या तो आप क्वेश्चन सेंटेंस में करेंगे, या सेंटेंस पहले से नेगेटिव होगा, जैसे डिडंट, डोंट या डजंट, उस सेंटेंस में आप एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी के साथ भी हम क्या लगाते हैं, नाउन ही लगाते हैं मैक्सिमम केस में, और नो और नॉट का इस्तेमाल नाउन फ्रेज के पहले ही होता है। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए, नो के बाद क्या लगाया गया है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग इज नॉट अ नाउन। हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका नाउन फॉर्म। तो हम देखते हैं यहाँ पे नाउन फॉर्म क्या है, यहाँ पे नाउन फॉर्म है रिडक्शन, ठीक है। तो वहाँ जो दिया है हैज़ बीन नो रिड्यूसिंग, इसका सही आंसर होगा हैज़ बीन नो रिडक्शन, क्योंकि जब TION का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हैज़ बीन नो रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं, एज पर द डायरेक्टिव, निर्देश के अनुसार द रिटेल प्राइजेस ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल इज रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस। यानी कि निर्देश के अनुसार, अब देखिए ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक फ्रेज है जो सेंटेंस को शुरू कर रहा है। हमारा जो सही सब्जेक्ट है वो है हमारा रिटेल प्राइजेस, यानी कि खुदरा मूल्य। रिटेल प्राइजेस जो है वो प्लूरल है, देख ही पा रहे हैं, रिटेल प्राइजेस किसका, पेट्रोल और डीजल दोनों का। क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे रिवाइज हो रही है। यानी कि ये जो आपका सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। अब कैसे पता चला पैसिव वॉइस में है, ये ऐसे पता चला कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं कि एज पर द डायरेक्टिव द रिटेल प्राइस ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल इज रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस बाय द अथॉरिटी, तो आप इस चीज को क्लियर समझेंगे कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ था, यानी किसी के द्वारा पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस को डेली बेसिस पे रिवाइज करने का निर्देश दिया गया है। और अगर ऐसा है तो इज रिवाइजिंग जो यहाँ क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ये कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, जो यहाँ बिल्कुल गलत है। अगर पैसिव वॉइस में है तो आप टेंस को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पैसिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सही आंसर होगा विल बी रिवाइज्ड, क्योंकि डायरेक्टिव्स के हिसाब से पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस को डेली बेसिस पे रिवाइज करना है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में होगा, जहां हम इस्तेमाल करते हैं विल के साथ बी लगता है पैसिव वॉइस में। और आप पैसिव वॉइस में जानते हैं किसी भी मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लगाते हैं विल रिवाइज, पर जब उसका पैसिव बनाते हैं तो हम लिखते हैं विल बी रिवाइज्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि इसका आंसर जो है ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्शन की ज़रूरत है और वो होगा विल बी रिवाइज्ड। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव फॉर्म को यूज़ किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, बने रहिए। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव। अब आप यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये सही है या यहाँ किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसे देखने से यानी कि बाकी सब सही है, ये आपका क्लू है। अगर ये सही है तो नो करेक्शन होगा, और अदरवाइज होगा तो इन चारों में से कोई एक होगा, ये तो डिसाइड करना है। तो इसके लिए क्या करें, आप उन चीज़ों को देखें जो सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले वर्ब उसका टेंस, यहाँ देखिए अराइव्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैं एक टाइम फ्रेम बना रहा हूँ। ये है प्रेजेंट, यानी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट। इसके पीछे आप जाएंगे तो ये पास्ट है, एक्चुअली बोले तो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जब पास्ट के भी आप पास्ट में अगर जाएंगे और पीछे जाएंगे तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ठीक है।
तो प्रेजेंट के पहले जो होता है वो पास्ट जो बीत चुका है, और जो उससे भी पहले गुजर चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। यानी आप याद रखें कि पास्ट में दो काम हो चुके हैं, दोनों पास्ट में हो चुके हैं, लेकिन पास्ट में जो सबसे पहले हुआ है उसे हम टेंस के मुताबिक पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो पास्ट में बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब बताइए कि दे अराइव्ड, ये पहुंचे थे, लेकिन ये जब पहुंचे थे सेंटेंस क्या बोला, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम। ये जो दे है, दे के लिए लगाया क्या, ऑल ऑफ देम। ये लोग पहुंचे, लेकिन इनके पहुंचने के पहले ही हमने सब कुछ तैयार रखा था। तो ये तो बाद में पहुंचे हैं ना, इनके पहुंचने के पहले ही हमने सब कुछ तैयार रख दिया है। तो पास्ट में दो घटनाएं घटी है, उनके आने का काम बाद में हुआ है, वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन उनके आने के पहले सारी चीजों की जो व्यवस्था है हमने पहले ही कर ली थी, वो किस टेंस में जाएगा, वो हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आर गेटिंग नहीं होगा, करेक्शन की जरूरत है, ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा वी हैड गॉट, क्योंकि यहां जो बाद में घटी है वो पास्ट इंडेफिनिट, जो पहले ही हो चुकी है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। सिंपल एग्जांपल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यानी रोगी भी आया था, पेशेंट मर भी गया था, लेकिन पहले क्या हुआ था, पेशेंट का मरना पहले हुआ, उसके बाद डॉक्टर आया। तो पेशेंट जो पहले ही मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड पास्ट परफेक्ट, उसके बाद डॉक्टर आए, द डॉक्टर केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे साफ कर देता हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट है। वी स्टिल हैव सम फार्म इक्विपमेंट दैट। जब आप सेंटेंस को पढ़ें तो सेंटेंस को समझने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं, जैसे कि वी स्टिल हैव सम फार्म इक्विपमेंट, खेत में काम करने के लिए जो सामान है अभी भी हमारे पास है। इक्विपमेंट है जो खेत में काम करने वाले सामान। जो, दैट माने जो यानी कौन, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है, सिंगुलर है। ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आप अपने दिमाग में लेते चलिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या पता इसी से आंसर मिल जाए। वी स्टिल हैव सम फार्म इक्विपमेंट दैट hasn't been used since my grandfather died, since my grandfather died। अब यहां पे जो है हमारा आंसर क्या होगा, तो अगर आप इस बात को ध्यान से देखें, ठीक है, तो since जो एक स्पेसिफिक और बहुत ही विशेष टाइम के पहले इस्तेमाल होता है, यानी सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड का मतलब होता है जैसे कि 2 आवर्स, है ना, जैसे कि 3 years एट्सेट्रा। सिंस हो गया सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 1990, इस तरह से। या सिंस के बाद कोई फ्रेज भी दिया जा सकता है कि जब से मेरी दादी माँ की मृत्यु हुई थी तब से वी स्टिल हैव सम फार्म इक्विपमेंट दैट हैजंट बीन यूज्ड। तो जब भी हम सेंटेंस में सिंस या फॉर नाम के टाइम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके बाद टाइम फ्रेज दिया रहता है, तो आप समझिए कि इसके पहले जिस टेंस का इस्तेमाल करना है वो टेंस कौन सा टेंस होगा, वो टेंस होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैज। अब ये हैज का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के लिए होता है। दैट किसके लिए आया है, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव है तो नेगेटिव लग चुका है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। बीन का इस्तेमाल करना है और वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसका क्लू हमें यहाँ से मिला, हैज सही होगा, इसका क्लू हमें मिला इक्विपमेंट से, जो दैट से डिनोट कर रहा है। ये यहाँ टाइम फ्रेज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हमारे पास होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैव है, यहाँ हम हैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे कहते हैं पीजीएस, यानी कि पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एसबीआई पीओ का सवाल है 2019 का। एवरी ऑफिसर एंड एवरी रेसिडेंट ऑफ दिस विलेज is determined to do their best to get better ranking in
सैनिटेशन इंडेक्स, यानी कि सैनिटेशन इंडेक्स में अच्छा रैंकिंग पाने के लिए हर ऑफिसर और गांव का हर निवासी पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है कि वो अपना अपना बेहतर करेगा, अपना अपना बेहतर देगा, ताकि स्वच्छता में उनका रैंकिंग काफ़ी हाई हो, सोसाइटी का नाम काफ़ी हाई हो। अब देखिए ये सवाल बड़ा टिपिकल है, ठीक है। अगर इस सवाल को देखें तो दोनों ही यहाँ पे देखिए एवरी का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ है ऑफिसर, यहाँ है रेसिडेंट ऑफ दिस विलेज। तो गांव के निवासी तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, 1 by 1। ऑफिसर्स तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं कि हर एक ऑफिसर, यानी एक एक ऑफिसर। तो ये जो ऑफिसर या रेसिडेंट जो है प्लूरल हो सकते हैं, पर जब इनके पहले आप ईच या एवरी का इस्तेमाल जब कर देते हैं तो इसका मतलब है आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब आपको अगर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आपको प्रत्येक के पास जाके एक एक को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप चॉकलेट लिए और आपने फेंक दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर 1000 स्टूडेंट भी है तो आपको एक एक के हाथ में जाके देना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, द चॉकलेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो याद रखिए कि जब भी ईच एंड एवरी का इस्तेमाल होता है, जब भी ईच एवरी का इस्तेमाल होता है, इसके बाद ये नाउन है, तो इसके बाद जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच एंड एवरी के बाद नाउन आएगा, नाउन के बाद हमारा वर्ब, नाउन जो भी हो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, हमारा जो प्रोनाउन है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, देयर। हम देयर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, देयर इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए। हम बात कर रहे हैं एवरी ऑफिसर, एवरी रेसिडेंट, एक एक की बात कर रहे हैं। और जब हम एक एक की बात करते हैं तो हम देयर नाम के प्लूरल प्रोनाउन का, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मस्कुलाइन जेंडर, यानी कि पुरुषवाचक प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। तो यहाँ देयर गलत है, ये देयर भी नहीं होगा। इट सम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वांस का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि सेंटेंस में कहीं भी वन का इस्तेमाल नहीं हो। वन यूज करेंगे तो वांस का इस्तेमाल होगा। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू डू हिज बेस्ट। देखिए हिज आपका मस्कुलाइन जेंडर भी है और हिज थर्ड पर्सन है क्योंकि ये ही का पॉजिटिव केस है, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव केस है। तो इसका सही आंसर होगा टू डू हिज बेस्ट। याद रखिए ईच एंड एवरी के बाद नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी से सिंगुलर पर्सन को डिनोट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए, ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाने के बाद, अब हम लोग जो अगला सेक्शन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके सवालों में ही अगर कुछ क्लूज को आप ढूंढ पाए तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए नाउन है, कैसे मालूम चला, TION, सिंगुलर है, एस है नहीं तो हैज, ठीक है। हैज होगा तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होगा, ये भी ठीक है। क्या किया इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन पॉजिटिव स्टेप्स, मतलब सकारात्मक कदम उठाया है। तो अच्छा काम करने के लिए उठाया होगा, पहला क्लू दिमाग में आएगा ना। पॉजिटिव स्टेप्स अगर किसी ने लिया है तो बेहतर करने के लिए लिया होगा। पॉजिटिव स्टेप्स 2, अब देखिए 2 है यहाँ, क्या करने के लिए, तो यहाँ वर्ब आएगा, यहाँ क्या आएगा, वर्ब आएगा। और इसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। क्या करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम के साथ कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव स्टेप का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए इंक्रीज, नॉनसेंस, कोई सेंस ही नहीं बनता है। क्या इंक्रीज करने की, हमें लिखते हैं कि पॉजिटिव स्टेप्स टू इंक्रीज द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम कोई नंबर तो नहीं है ना जिसे आप इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो ये बिल्कुल नॉनसेंस है। डिवाइस का क्या मतलब होता है, डिवाइस का मतलब होता है टू क्रिएट अ न्यू मशीन, है ना, कोई नया चीज़ बनाना जिससे आप कोई क्रिएटिविटी ला सके, चीज़ों को बेहतर कर सके। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, क्या क्यों नहीं होगा, ये देखिए पास्ट टेंस है। 2 के बाद मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये पास्ट टेंस है, नहीं होगा। ये पास्ट टेंस है, नहीं होगा, ठीक है। डिस्पेल, डिस्पेल एक नेगेटिव वर्ड है। डिस्पेल क्या है, नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है टू मेक डिसअपीयर। क्या मतलब होता है, टू मेक, गायब कर देना। तो क्या आपने पॉजिटिव स्टेप शिक्षा प्रणाली को क्या गायब करने के लिए लिया है, नहीं। इसका सही आंसर होगा रिवाम। रिवाम का मतलब होता है, रिवाम का मतलब होता है टू रिफॉर्म,
यानी कि सुधार करने के लिए, और टू मेक बेटर, टू मेक बेटर, यानी कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए या बेहतर करने के लिए पॉजिटिव स्टेप लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। और देखिए कितनी आसानी से 1 2 3 4 ऑप्शंस को आउट किया गया। जिस तरीके से मैंने आउट किया गया उस तरीके पे गौर कीजिएगा। ये नेगेटिव वर्ड है, ये दोनों पास्ट टेंस है, टू के बाद तो पास्ट टेंस का क्या काम है, 3 ऑप्शंस आउट। इंक्रीज का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि एक नंबर नहीं है, सब इंक्रीज कर देंगे, इसलिए ये भी आउट। तो जब बचा उसका मीनिंग अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको इतना पता है कि आंसर आपका यही होगा। ये टेक्निक है जो आप ध्यान दें और आपको इसी चैनल पे ये टेक्निक जो है सीखने को मिलेगी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स, ये पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट। ये भी आप समझे क्यों, क्योंकि इसके बाद वर्ब है तो ये सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, क्योंकि सेक्टर्स है प्लूरल आर लगा, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट डैश सेक्टर्स इन द ग्लोबल मार्केट। अब देखिए सेक्टर्स क्या है, नाउन, ठीक है, नाउन है। अगर ये नाउन है तो कहा गया है कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट डैश सेक्टर्स इन द ग्लोबल मार्केट। आज पूरे संसार के बाजार में ये जो है डैश सेक्टर्स के रूप में जाना जाता है। माने कैसा सेक्टर, यानी ये नाउन के बारे में पूछ रहा है कि कैसा सेक्टर। जब आप नाउन को बताते हैं कि कोई कैसा नाउन है, यानी कि आप यहाँ क्या मांग रहे हैं, आप यहाँ मांग रहे हैं एडजेक्टिव। What is an adjective? Adjective is a word which is used to qualify a noun or a pronoun. तो ये इसकी विशेषता बताने वाला कोई शब्द चाहिए आपको, यानी कि एडजेक्टिव चाहिए। अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए, बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वर्ब है। नेसेसिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नाउन है। तो यहाँ तो ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है, तो नाउन की क्या जरूरत है? प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नाउन है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस, लास्ट में क्या है, ANCE, नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, नाउन है। नाउन को कैसे क्वालिफाई करेगा? तो 4 ऑप्शंस तो केवल इसीलिए आउट हो गए क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा नॉलेज है, आपको हर एक वर्ड के बारे में ज्ञान है कि जितने भी वर्ड्स के फॉर्म को चेंज किया जाए आप आसानी से बता देंगे कि ये वर्ड्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में फॉल करते हैं, बहुत ही आसानी से बता देंगे। तो बचा कौन? लिक्विडेटिव। बाढ़ में जाए, आपको इसका मतलब नहीं पता है, चलिए मान लेते हैं आपको इसका मतलब नहीं पता है, कोई जरूरत नहीं है, जहन्नुम में जाए इसका मतलब। 4 ऑप्शन आपने आउट कर दिया, ये मेरा आंसर होगा। कैसा सेक्टर है? लिक्रेटिव सेक्टर है। लिक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू और लाभ जनरेट करता है पूरे ग्लोबल मार्केट में। तो देखिए ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि ये आंसर्स कैसे हो रहे हैं। देखिए मैं SBI PO के सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, कोई मामूली बात नहीं, मेरे सवाल बनाए हुए नहीं है, मैंने अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाया है इसको, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, दोबारा सीखने का मौका नहीं मिलेगा कहीं पे। शी इज एन अवेयर, अवेयर यहाँ वॉवेल साउंड है इसलिए एन लगा है। शी इज एन अवेयर सिटीजन, वो जागरूक नागरिक है। हु कौन? शी या ये दिस वन एक ही है, दोनों एक ही है। तो शी इज एन अवेयर सिटीजन who has always does has। आपको पता है कि has के बाद अगर मुझे यहाँ अगर verb यूज करना है, ये थर्ड फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में। अगर इतना बेसिक बात अगर आपको पता है, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देता हूँ गारंटी। देखिए एडमायरिंग ING पास्ट टेंस नहीं है। प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म में है, नहीं होगा। मोटिवेटिंग ING है, नहीं होगा। स्टिमुलेट नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म में है, खत्म। क्या आंसर होगा? विश्ड। SBI PO का हो या RBI का, कोई फर्क नहीं, या UPSC का सवाल हो, अगर आपको इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, जो केवल काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ही आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा, जो इस बैंक एग्जाम सीरीज का अपने आप में एक यूनिक सीरीज है, यही आपको ये चीज सीखने को मिलेगा। चुटकी में आंसर देंगे, कोई फर्क नहीं है SBI PO का एग्जाम है और किसी भी टफ लेवल का एग्जाम क्यों ना हो। हैज है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। यहां पे ये चारों थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां पे इसका सही आंसर क्या होगा? विश्ड, यानी ये पास्ट टेंस में है। शी इज एन अवेयर सिटीजन हु हैज ऑलवेज विश्ड, जिनकी हमेशा से ये इच्छा थी टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, जो देश की उन्नति में भागीदार हो। इन द बिगिनिंग आई लुक्ड डैश एंड कुड नॉट फाइंड क्वाइट द कार आई ड्रीम्ड ऑफ। बोला है शुरू में मैंने देखा, क्या देखा यहाँ पता नहीं है, यहाँ पे कुछ है। अब आप देखिए लुक्ड वर्ब है, एंड कुड नॉट फाइंड क्वाइट द कार आई ड्रीम्ड ऑफ, लेकिन मुझे वो कार नहीं मिला जिसका मैंने सपना देखा था। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर, अराउंड, अबव, आउट और डाउन, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन, अब देखिए सारे लफड़े की जर यहीं पे आती है, क्योंकि
लुक्ड के बाद इनमें से आप कोई भी वर्ड अगर लगा देते हैं तो वर्ब के बाद जब आप प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, वर्ब के बाद आप जब प्रीपोजिशन को लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब, जिसका मीनिंग उसके एक्चुअल वर्ड से बिल्कुल अलग हो जाता है। इन द बिगिनिंग आई लुक्ड, देखिए लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर, यानी कि देखभाल करना। लुक्ड अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ ढूंढा, खोजा, ठीक है। लुक्ड अबव माने काफी ऊंचा देखना। लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल, सावधान रहना। लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है टू डिस्पाइज, मतलब किसी से घृणा करना या किसी को नीचा दिखाना। अब आप मुझे बताइए कि शुरुआत में उसने अपने चारों तरफ ढूंढा, खोजा, लेकिन उसको वो कार नहीं मिला जिसका उसने सपना देखा था। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक आंसर कर भी लिया होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा लुक्ड अराउंड। इसका सही आंसर होगा लुक्ड अराउंड। लुक्ड अराउंड का मतलब होता है उस चीज़ को ढूंढना जिसको आप चाहते हैं। तो ढूंढा मैंने उस कार को, लेकिन मेरे सपनों का कार तो मुझे मिला नहीं। देखिए कितना आसान है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन का प्रॉपर नॉलेज है, नहीं भी है तो मैं दूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो कितना आसान है, SBI PO लेवल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ठीक है। चलिए फिर द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है। द RBI हैज लगा है तो प्लेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म। द RBI हैज प्लेड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, पुराने विचारधाराएं चलने वाला, कोई मतलब नॉट लाइक चेंज, जिसको परिवर्तन पसंद नहीं है, जो लकीर के फकीर होते हैं। द RBI हैज प्लेड कंजर्वेटिव इन डैश अ रेट कट ऑफ जस्ट 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। ये कट करके RBI ने ये बताया है कि वो अपने अप्रोच में कितना ट्रेडिशनल या कितना माने अपरिवर्तनशील है, इसको परिवर्तन पसंद है। कि जब हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं तो आप याद रखें, इन के बाद हम जेरांड या नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता है जेरांड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वर्बल नाउन। क्या होता है? वर्बल नाउन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इनके बाद हमें क्या चाहिए? जेरांड चाहिए। इंट्रोड्यूस नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म में ING होता है, प्रपोज्ड पास्ट टेंस नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, हमें चाहिए जेरांड। दो ऑप्शन बचे, इंप्रूविंग और अनाउंसिंग। हम 25 बेसिस पॉइंट का कट कर रहे हैं, तो इसमें इंप्रूविंग का क्या मतलब है? हम तो कुछ इंप्रूव तो कर नहीं रहे हैं, पॉइंट कट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनाउंसिंग। तो RBI हैज प्लेड कंजर्वेटिव इन अनाउंसिंग। व्हाट अनाउंसिंग? क्या की घोषणा की कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन जो SBI PO 2019 के एग्जाम्स में आए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम 2019 में आए हुए एक बहुत ही बेहतरीन सेक्शन जिसे कहते हैं ज्वाइनिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी एक बेहतरीन टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जो शायद यूट्यूब पे किसी ने आपको आज तक बताई नहीं है, लेकिन काबिल एकेडमी के, अगर आप काबिल एकेडमी को देखने वाले सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता चल जाएगा। और आप आसानी से 2 क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर श्योर है। अगर 10 भी होते तो 10 श्योर होते। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। करना यह है कि कॉलम 1 में हमें यहाँ 3 सेंटेंस दिए गए हैं और कॉलम 4 में DEF यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं और आपको ये देखना है कि क्या इन तीनों सेंटेंस में से या तीनों ही सेंटेंस क्या इन तीनों सेंटेंस में से किसी के साथ भी क्या ग्रामेटिकली मैच करते हैं कि नहीं करते। मैच कर भी सकते हैं, मैच नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करना कैसे। देखिए, द र्यूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज, यानी कि पेट्रोल की कमी की जो अफवाह, इतना ही है। द बॉडी ऑफ कैमरा मेक्स इट, कैमरा की जो बॉडी होती है वो कैमरे को बनाती है। ईट माने कैमरा। देयर वेर नो सरप्राइजेस, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब हमें देखना है कि इससे ज्वाइनिंग करने वाला क्या कोई सेंटेंस है। अगर आप सबसे पहले क्लूज को देखें, यहां देखिए र्यूमर्स दिया हुआ है, यहां देखिए हाईली रेजिस्टेंट फॉर आउटडोर यूज, यानी बाहर इस्तेमाल करने के लिए काफी मजबूत होता है। कौन मजबूत होता है? द बॉडी ऑफ कैमरा। लेकिन इसको करने से पहले आप एक नंबर देखिए, द र्यूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज, पेट्रोल की कमी हो गई है, ये जो अफवाह है, टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, अंत में पता चला कि ये झूठ था। इसका मतलब A नंबर सेंटेंस जो है E नंबर के साथ आसानी से मैच हो रहा है।
तो मैं जो जिस टेक्निक की बात कर रहा था वो ये है कि ए और ई में अगर मैच हो रहा है तो एक बात तो साफ है कि आपका आंसर यहां पे जो भी होगा ए ई तो होना ही चाहिए। आप बताइए, यहां पे ए ई है, नहीं होगा। यहां ए ई है, नहीं होगा आंसर। यहाँ ए एफ है, नहीं होगा, ए ई चाहिए। सी है, नहीं होगा, ए ई चाहिए। यहाँ पे ए ई है, यही मेरा आंसर होगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि बी डी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बी डी मैच करेगा ही करेगा। और आप देख सकते हैं द बॉडी ऑफ कैमरा मेक्स इट हाईली रेजिस्टेंट फॉर आउटडोर यूज, यानी कि कैमरा का बॉडी कैमरा को बाहर के इस्तेमाल के लिए काफ़ी हाईली रेजिस्टेंट बना देता है, काफ़ी मजबूत बना देता है। यानी अगर आपने किसी एक क्लू को भी अगर मिला लिया, देखिए र्यूमर्स जो होता है ना, अफवाह, इसे अफवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉल्स होता है। यानी यहां पे क्लू कौन सा है? र्यूमर्स, फॉल्स, ये हमारा क्लू है। और ये अगर आपने पकड़ लिया, एक आपने मिलान कर लिया, बाकी आंसर तो आपको एग्जामिनर ऐसे ही दे देगा, फ्री में, फाव में दे देगा। तो इस टेक्निक से आप आसानी से ऐसे किसी भी ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंस को आसानी से कर सकते हैं। फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है अगर आप काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ज्वाइनिंग ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस का। कॉलम 1 में है 3 सेंटेंस, यहां भी है 3 सेंटेंस। चलिए देखते हैं यहां पे कुछ ऐसे कुछ क्लूज मिला सकते हैं कि नहीं। देखिए मेरे सवाल नहीं है, एसजीपीओ का सवाल है। देखिए यहां लिखा हुआ है, एज द रेन वाटर बिगेन टू कलेक्ट इन पूल्स ऑन द हाईवे, ये हाईवे अलग होगा, हाईवे, यानी कि जैसे ही बारिश का पानी हाईवे के पूल्स में, मैंने तालाब की तरह कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ नहीं पता। फॉर ईयर, सालों तक अर्जेंटीना वुड डोमिनेट इन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच, सालों तक अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मैचेस को डोमिनेट किया। मैनी हैव एक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ क्वाइट मिसोजिनिस्ट, बहुत लोगों ने उसे मिसोजिनिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाया, यानी कि हेटर ऑफ वुमेन काइंड, जो औरतों से, महिलाओं से नफरत करता है। अगर आप यहाँ देखें और इसको थोड़ा पढ़ें, वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द लेट स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट रिसेंटली अनअर्थ लेटर्स आर्ग्यू अगेंस्ट हिज बिलीफ इट बिगेन टू हैम्पर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। देखिए ट्रैफिक, हाईवे एंड ट्रैफिक, ये दोनों है क्लू वर्ड्स। क्योंकि अगर हाईवे है और अगर हाईवे में पानी जम गया है तो ये ट्रैफिक को क्या करेगा? हैम्पर करेगा, यानी कि अवरोध करेगा, उसे रोकेगा। इसका मतलब ये है कि ए और एफ आपस में मिल रहा है। कौन मिल रहा है? ए और एफ आपस में मिल रहा है। और आप ध्यान से ऑप्शन देखें, हर ऑप्शन में केवल एक ही जोड़ा है और कोई जोड़ा नहीं है, तो आपका आंसर होगा ए एफ, बाकी तो भैया गयो, ये कोई हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो अगर एक ही पेयर है तो वो है ए और एफ, बाकी को मिलान की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पे और कोई पेयर है नहीं। आगे बढ़िए, अब आते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2019 के एरर फाइंडिंग सेक्शन में, जो कि आज के वीडियो का बैंक एग्जाम सीरीज का लास्ट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए समय नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम के बाद ऑफ लगता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन साथ साथ बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, देखिए यहां भी ईच का इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ईच के बारे में अच्छा खासा बताया था, ईच एंड एवरी के बाद ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। देखते ही आप बोलेंगे यहां गलती है, क्योंकि मैंने कहा था ईच और एवरी के बाद प्रोनाउन या नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन हम ईच की बात कर रहे हैं, एक एक की बात कर रहे हैं। हमारा वर्ब प्लूरल नहीं होगा, हमारा वर्ब होगा सिंगुलर, हमारा वर्ब होगा सिंगुलर। तो हमारा सही आंसर होगा हैज टू रिमेंबर। और यहां पे ईच ऑफ देम हैज टू रिमेंबर देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। और दूसरी बात यह है, पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एट द सेम टाइम, ईच ऑफ देम हैज टू रिमेंबर, ईच ऑफ देम, ठीक है। ईच यहां पे इस्तेमाल हुआ है, हर एक की हम बात कर रहे हैं, हैज का इस्तेमाल होगा, देयर का इस्तेमाल भी यहां गलत है, यानी कि इस सेंटेंस में अगर देखिए दो गलती है, यानी देयर का जगह क्या होगा? हीज होगा। मैंने बताया था कि हमारा वर्ब सिंगुलर होगा और हमारा प्रोनाउन क्या होगा? हमारा प्रोनाउन भी मस्कुलाइन जेंडर होगा और क्या होगा? हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। आई होप आप लोग को ये बात याद है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन द इवेंट हैज बीन फॉलन बिकॉज ऑफ द प्राइज मनी। यानी अगर इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की संख्या, यानी कि ज़्यादा है, ठीक है। कॉम्पीटिंग इन द इवेंट, जो कि इस इवेंट में, प्रतियोगिता में शामिल है, हैज़ बीन फॉलन। सबसे पहली बात, अगर आपको टेंस का अच्छा नॉलेज है
तो कभी भी हैज़ बीन फॉलन कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्राइज मनी, प्राइज मनी के चलते। तो प्राइज मनी के चलते देखिए इंग्लिश में यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ जो हैज़ बीन फॉलन दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आंसर होगा बीन का इस्तेमाल नहीं होगा, बीन का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस। ये किससे पता चलता है? वर्ब से। किससे मालूम चलता है? वर्ब से। इस वर्ब का ये जो वर्ब है फॉलन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। आप दोनों का मतलब समझ लें तो वो समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होने के बाद ही इसका मीनिंग कंप्लीट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और वो वर्ब अकेले कंप्लीट होता है। मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आई बॉट। अगर मैं इतना लिख के छोड़ दूं आई बॉट, मैंने खरीदा, तो सवाल उठता है व्हाट, क्या खरीदा? आई बॉट अ पेंसिल, मैंने एक पेंसिल खरीदी। तो ये जो बॉट जो वर्ब है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा पेंसिल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के बिना ये अधूरा है। इंट्रांजिटिव क्या है? देखिए द बॉय स्माइल्ड, ये वर्ब है, लड़का मुस्कुराया। पढ़ के लगता ही नहीं है कि हमें इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ये जो वर्ब है ये विदाउट ऑब्जेक्ट है तो ये इंट्रांजिटिव है। ये जो वर्ब है बॉट, ये विथ ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव है। सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और एक्टिव वॉइस में हैज़ और हैव के बाद बीन का इस्तेमाल वर्जित है। ये सिर्फ पैसिव वॉइस में लगाया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा हैज़ फॉलन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। वाइल ही यूज्ड टू वॉक अलोंग द रोड अ वाइल्ड एंड फेरोशियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन। नाउ सी देखिए यहां पे दो घटनाएं घट रही है। जब वो सड़क पे चल रहा था एक जंगली और भयानक कुत्ते ने उसको टक्कर मार दी, नॉक्ड हिम डाउन, टक्कर मार दी, यानी कि दो घटनाएं घटी है। और देखिए यहां भी यूज्ड पास्ट टेंस में है, यहां भी नॉक्ड पास्ट टेंस में है। ऐसा नहीं हो सकता। पास्ट टेंस में क्या होता है, जब कोई घटना घट रही होती है तो उस समय दूसरी घटना घट चुकी होती है। यहां पे जब वो सड़क पे चल रहा था उस समय एक जंगली और खतरनाक कुत्ते ने उसे टक्कर मार दी, उसे टक्कर मार दी, है कि नहीं? तो जब पास्ट में दो घटना घटी, एक जो हो रही थी कंटिन्यूअस में और एक जो हो चुकी है कंप्लीट। तो याद रखिए जो पहली घटना है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी और जो घटना घट चुकी है वो क्या होगी? पास्ट टेंस में होगी। तो यहाँ जो पहली घटना है वो क्या थी? जब वो रोड के किनारे चल रहा था। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे सही आंसर होगा वाइल ही वॉज वॉकिंग, यानी वो सड़क के किनारे जब चल रहा था एक कुत्ते ने उसे टक्कर मार दी। तो ये बाद वाली घटना है, ये पास्ट टेंस होगा। ये पहली घटना है तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का लास्ट दो सवाल। अनाया इज इवन विलिंग टू मेक मैक्सिको वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इंट्रोड्यूसेस अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बहुत ही शानदार सवाल है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। इस सवाल का आंसर कैसे करें? देखिए यहाँ पे दिया है वन ऑफ। वन ऑफ का रूल ये है कि वन ऑफ के बाद हम नाउन या प्रोनाउन जो है वो यूज करते हैं प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वर्ब आता है, वर्ब क्या आता है बच्चों? वो आता है सिंगुलर। अगर ऐसा है तो देखिए वन ऑफ का क्या? कंट्रीज नाउन प्लूरल है, करेक्ट है। हमारा वर्ब क्या होगा? हमारा वर्ब क्या होगा? यहां पे दिया हुआ है वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इंट्रोड्यूसेस, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इंट्रोड्यूसेस। तो यहां पे देखिए यहां प्रॉब्लम यह है कि यहां पे क्या है? टू है और टू के बाद वर्ब है, कौन सा है? इंट्रोड्यूसेस। हमें पता है कि टू के बाद जब हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फर्स्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ हम किसी भी एस और यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टू प्ले, टू वॉक, हम टू प्लेज, टू वॉक्स हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए गलत है। इस सही आंसर होगा टू इंट्रोड्यूस। क्या होगा बच्चों? टू इंट्रोड्यूस। ये मैंने पहले भी कुछ इसी वीडियो में मैंने आज बताया था कि टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इसमें किसी तरह का एस और यस ऐड नहीं करना है। चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, खत्म करते हैं आज के पहले सीरीज को। देयर वेयर नो सरप्राइजेज इन द सेकेंड बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस सवाल को ध्यान से देखें, चूंकि यहाँ है सरप्राइजेस, ठीक है, उसके बाद है पास्ट टेंस है, तो यहाँ देयर क्या है? प्लूरल,
पास्ट टेंस की बात करें तो वॉर लगा है, ठीक है, वाज का इस्तेमाल नहीं होगा। देयर वर, क्योंकि सरप्राइजेस दिया हुआ है, देयर वर नो सरप्राइजेस इन द सेकेंड बाई मंथली। कहाँ पे? इन द सेकेंड बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, यानी कैसा पॉलिसी है? बाई मंथली है, मॉनिटरी है, पॉलिसी है, यानी पॉलिसी के कैसा लक्षण है? मॉनिटरी और बाई मंथली, ठीक है, महीने में 2 बार होते हैं। और मॉनिटरी पॉलिसी है, क्या है? अनाउंसमेंट है, किसके द्वारा? बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे पीजीएस का शानदार इस्तेमाल है, यानी कि पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पूरे सेंटेंस में मेंटेन किया गया है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एकदम यूनिक सीरीज है, सीरियस बैंक एग्जाम सीरीज ओनली फॉर सीरियस एंड जेन्युइन स्टूडेंट दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन। को पता है सारे एग्जाम चल रहे हैं, आरबीपीओ, आरबी क्लर्क, आईबीपीएसपीओ, आईबीपीएस क्लर्क। आपको ये बता दूं कि LICAO की नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाली है, और उसके लिए आपके पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मैथ्स के हर एक लेसन या रीजनिंग के हर एक लेसन को मगअप करें, फिर से शुरू करें। अभी आपको चाहिए कि प्रीवियस ईयर में जितने भी कुछ सवाल आ चुके हैं उनके स्पेसिफिक सेक्शंस को इंग्लिश से, क्वांट से, रीजनिंग से निकाल के उन स्पेसिफिक सेक्शंस पे आप काम करें, जो काफ़ी स्कोरिंग होता है और आपको एग्जाम एक बार में पास करने में मदद करता है। और यही सोचकर, इसी आइडिया से मैंने स्टार्ट किया है हमारा सीरियस बैंक एग्जाम सीरीज। इसका पार्ट 1 है और हर दिन ये वीडियो आएगी ताकि आप एग्जाम्स का प्रिपरेशन सही समय पर कर सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। आपने देखा तब से मैं बोले जा रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता है कि मेहनत की है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। चलिए आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।